हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नीट 2024 महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत सारे आप में से बच्चे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बेसिकली डाउट था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। इवन तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत सिंपल है। पहली बात आपको ये दिमाग में डाल देंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीट यूजी का जैसे आपने फॉर्म फिल करा था ना, एग्जैक्टली उतना ईजी है महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपको कैसे एग्जैक्टली फॉर्म फिल करना है। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप आपको पता होगा कि आपको जो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, कौन सा मोबाइल नंबर कौन सा ईमेल आईडी, तो वो तभी आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपका बेसिक फ़ोन नंबर वगैरह लेंगे, आपका ओटीपी लेंगे एंड ऑल बेसिक चीज़ें पूछ के फिर आपके पास एक मैसेज जनरेट होगा। जो भी आप फ़ोन नंबर वहाँ पे सबमिट करोगे उस फ़ोन नंबर का आपको ध्यान रखना है कि वो फ़ोन नंबर आपका या फिर आपके पेरेंट्स का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर के ऊपर ओटीपीज आएंगे, उस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर के ऊपर मैसेजेस आएंगे रिलेटेड टू काउंसलिंग। बहुत सारे मैसेजेस तो नहीं, बट ओटीपी और इंपॉर्टेंट मैसेज। इंपॉर्टेंट मैसेज में कौन सा मैसेज, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, या फिर आप कॉलेज को एडमिशन फिक्स करते हो, या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हो, या फिर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो वैसे मैसेजेस आते हैं। तो फोन नंबर का आपको ध्यान में रखना है कि वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स के पास तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त का या फिर किसी दूर के रिश्तेदार वगैरह का आपने नंबर यहाँ पे दे दिया हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जैसे आपने फ़ोन नंबर और वो सब चीज़ें बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपके पास एक पासवर्ड जनरेट होगा जो कि सीईटी सेल के द्वारा दिया जाएगा। वो आपको यहाँ पे साइन इन हियर जो लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना और जो सीईटी सेल ने पासवर्ड आपको सेंड किया है मैसेज पे, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्लिक करोगे लॉगिन के ऊपर। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्टल खुल जाता है। अब इसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट है इसका प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उसका एक एक करके चीजें ब्रेक डाउन करती है कि कैसे आपको आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो सिंस आपका तो शायद हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, आपको सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो कंप्लीटेड 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 आपको दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, मतलब चार चीज़ें आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले तो आपको फिल करना है आपका नीट का रोल नंबर। ठीक है, एडमिट कार्ड साथ में लेके बैठो, डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप फिल कर पाओगे सही से। नीट का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर उसके बाद नीट का एप्लीकेशन नंबर, दो डिफरेंट चीज़ें होती है, नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है एंड आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। कौन सा वाला मोबाइल नंबर? वही मोबाइल नंबर जिससे आपने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, जिसके ऊपर आपको ओटीपी आया, जिसके ऊपर आपको पासवर्ड आया। ठीक है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले तो आपका फुल नेम ऑफ कैंडिडेट जो आपके नीट के स्कोर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ रहेगा। स्कोर कार्ड भी ध्यान में रखना, जो नीट 2024 का 3 बार रिजल्ट आया शायद, तो तीसरी बार जब रिजल्ट आया था, एक बार रिजल्ट आया, 2 बार आया, 3 बार आया, हाँ आई थिंक 3 बार रिजल्ट आया था, तो जो लास्ट रिजल्ट था, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है वो उसमें आपका नाम क्या लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेदर योर नेम इज चेंज और अपडेटेड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट और आफ्टर मैरिज। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिंस 10th स्टैंडर्ड के बाद या फिर आप 12th स्टैंडर्ड के होंगे, या फिर 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप, 3 साल ड्रॉप, जितने भी साल ड्रॉप हो, आपका जो शादी है वो अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप एमबीबीएस में एंटर कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका शादी नहीं हुआ है। अगर शादी हुआ है, मतलब अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपका शादी हुआ है और आपने सरनेम चेंज करा है, उसी केस में आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो ही क्लिक करना है। अब मेरे को बोलोगे कि सर मेरा तो कुछ नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक करवाने का बस एफिडेविट करवाना है आपको। यहाँ पे यस क्लिक करके आपके लिए मुसीबतें मत पड़ो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पहली बात तो जहाँ तक बॉयज़ की बात आती है तो उनका तो नाम चेंज यहाँ पे होने नहीं वाला है। गर्ल्स का सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है ऑफिशियल इसमें, मतलब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, तभी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अदरवाइज 99.999% लोगों को यहाँ पे नो ही क्लिक करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ नो ही क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद आपको आपका फादर्स का नेम पूछेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आता है आपका दैट इज मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली आप दैट इज यहाँ पे खुद का ही डालोगे। फिर उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद दैट इज ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको और आपका रिलीजन डाल देना है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगेन डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर तो वो जिससे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, और दूसरा एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रखो। मम्मी का अगर आपने नहीं दिया हुआ नंबर तो मम्मी का डाल दो, ठीक है, किसी पास के रिलेटिव का डाल सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपको खुद का आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, तभी जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से फास्ट फास्ट फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे आपका रिलीजन मेंशन करना है, ठीक है, कि आप मुस्लिम हो, ठीक है, आप सिख हो, आप क्या हो, हिंदू हो, क्या हो, वो सब वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। दैट इज योर बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थिंग इसमें, दैट इज परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको पता है दैट इज आपको आपका एड्रेस भरना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ठीक है, एड्रेस लाइन 3, आपको बेसिकली आपके घर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे भरना है। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 का इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 डिफरेंट एड्रेस देने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक ही बॉक्स में सारे एड्रेसेस भर पाना वो मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 3 एड्रेस लाइन्स दे के रखे हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, बट एक ही एड्रेस ऑब्वियसली फिल करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिटी, ठीक है, कौन से सिटी में आप रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। अगर आपको नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप कौन से स्टेट में रहते हो, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तालुका अगर आपको नहीं पता तो वो गूगल कर सकते हो, आप जिस भी पर्टिकुलर सिटी में रहते हो वो कौन से तालुक में पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान के चलो यहाँ पर अवेलेबल नहीं आता, आपका तालुका यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जब आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपका तालुका यहाँ पे नहीं दिखा, तो आसपास का तालुका आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपका पिन कोड भी डालना है। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, जिसमें परमानेंट एड्रेस है, फिर सिटी है, ये है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर आप ऊपर नीचे थोड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऊपर वाली जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको गलत नहीं करनी है। आपका आधार कार्ड नंबर सही से आपको डालना है, रिलीजन आपको सही से मेंशन करना है, फोन नंबर आपको सही से डालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये परमानेंट एड्रेस वाला है ऑल दैट स्टफ, उसमें गलती करोगे, ऊपर नीचे कुछ करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जहाँ तक परमानेंट एड्रेस की बात है तो ट्राई करना कि जो आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ उसी को यहाँ पे मेंशन करना। अगर वो नहीं लिखोगे, मान के चलो 2 डिफरेंट एड्रेसेस है, आधार कार्ड पे अपडेट नहीं किया हुआ है, आप नए वाले एड्रेस पे नहीं लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए मेरे पास डाउट लेके आने की जरूरत नहीं है कि हमारा 2 डिफरेंट एड्रेसेस है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन, ठीक है। अब आपको रिजर्वेशन के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉलम्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉलम्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पर आपको नो ही फिल करना है, यहाँ पे कोई भी यस फिल नहीं करेगा। यहाँ पे पूछा है सबसे पहले, डज द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई, ठीक है। तो एनआरआई आप नहीं हो, 99.99% लोग नहीं है। जिनको मैनेजमेंट कोटा में लेना है वो भी मोस्टली एनआरआई नहीं होते, वो भी अपने महाराष्ट्र स्टेट के या फिर आजू बाजू के लोग होते हैं, ठीक है। तो एनआरआई अगर आप इंडिया के बाहर से हो, ठीक है, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक एनआरआई होता है, तो वो उनको यहाँ पे यस फिल करना है, बट आपको यहाँ पे नो ही फिल करना है। मुझे नहीं लगता है कोई एनआरआई बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा, तो नो ही आपको फिल करना है। ओसीआई भी जो है दैट इज ओवरसीज कैंडिडेट, उनको भी यहाँ पे नो ही फिल करना है, मतलब 19.99% लोगों को आपको कंसिडर कर लो, जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको नो ही यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ऊपर के 2 कॉलम समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे नो नो फिल करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको पूछेगा दैट इज नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली इंडियन ही यहाँ पे लिखना होगा आपको, ठीक है। अनटिल अनलेस आप एनआरआई हो या फिर ओसीआई हो, बट आपको नहीं हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और आपको नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडियन यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको पूछेगा वेदर द कैंडिडेट इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और नॉट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना तो आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली यस ही करोगे। उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट में आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे, ओपन हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो इसलिए जो भी बच्चों का डाउट था कि सर मैंने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे मैंने जनरल डाला हुआ था, अभी मैं इसको ईडब्ल्यूएस कर सकता हूँ, मैं उसको ओबीसी कर सकता हूँ, मैं उसको एससीबीसी कर सकता हूँ, बिकॉज एससीबीसी तो अभी आया है एंड ऑल, तो आप कर सकते हो। आप जनरल डाला था अपने नीट के इसमें, अपने आप अभी उसको एससी कर रहे हो, आप एसटी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव आप अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे उस हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आपने ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपको सब कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट पूछे। अगर तो आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है, तो सब कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट में नन डाल देना, ठीक है। नन का ऑप्शन दिया रहेगा, नन आपको फिल कर देना है, और कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया तो छोड़ दो। अगर आप मान के चलो आप ओबीसी डाल देते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी और कैटेगरी डाल देते हो, तो हो सकता है आपको सब कैटेगरी में पूछ ले। जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगरीज होती है, ठीक है, पिंजारी हो गया, ठीक है, पिंजारा हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज आती है, सब कैटेगरीज, उसमें से आप कौन से इसको बिलोंग करते हो, तो वो आपको पता होगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तो वो सब कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। अगर तो आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, वीजे को बिलोंग करते हो, उसमें सब कैटेगरीज अगर होती है तो वो आपको सिलेक्ट कर दिए। जनरल से बिलोंग करते हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कैटेगरी नन डाल के छोड़ देना। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद
एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सी आपकी रेंज पड़ती है आपका। अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी को बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो, या फिर आप एससी को बिलोंग करते हो, एसटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, वीजे को बिलोंग करते हो, एसबीसी को बिलोंग करते हो, तो आपको पता है कि आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ऑब्वियसली इनकम जो है वो 8 लाख के बिलो होना चाहिए। अब 8 लाख के कितना बिलो होना चाहिए वो आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो उस इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर कितना लिखा हुआ है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो ईबीसी कैंडिडेट्स है, जो मतलब ईबीसी का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होती है ईबीसी वाली, उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आपको ईबीसी को अवेल करना है आफ्टर योर एडमिशन इज डन, ठीक है, तो उसके लिए भी अभी आपको यहाँ पे आपका जो ये होगा इनकम वो भी आपका 8 लाख के अंदर होना चाहिए। जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा वही आपको यहाँ पे रेंज यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ आती है, आपको पूछेगा सबसे पहली बात तो दैट इज पीडब्ल्यूडी के बारे में कि आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तभी आप इसको येस करोगे, अदरवाइज इसको आपको नो करना है, क्योंकि अगर आपने येस कर दिया तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट पूछेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो होता है, जो पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो महाराष्ट्र में ध्यान में रखना, सिर्फ जो एम्स नागपुर है और जो जे कॉलेज है सिर्फ यही आपको एक्चुअल वेरिफिकेशन जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है सिर्फ वही ये 2 कॉलेजेस ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और कहीं से भी अगर अपन ने लिया हुआ है तो आपको वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली आपको यहाँ पे नो ही करना अंटिल एंड अनलेस आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है। क्या आप ऑर्फन को बिलोंग करते हो, ठीक है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ठीक है। जो ऑर्फनेजेस में, ठीक है, अनाथ आश्रम के अंदर जो पले बड़े बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप दोनों ही नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता है आपको नो ही यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू क्लेम माइनॉरिटी कोटा, तो आप अगर किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, जैसे आप मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जैन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, आप सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। मुस्लिम को बिलोंग करते हो यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद कौन सा माइनॉरिटी कोटा वो आपको पूछेगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है कि आप मुस्लिम को बिलोंग करते हो, आप क्रिश्चियन को बिलोंग करते हो, आप जैन को बिलोंग करते हो, आप अदर्स को बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे आपको वो क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करते हो तो सिंपली यहाँ पे नो कर देना। जितने भी सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे यस ही क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आता है दैट इज क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में ना सबसे पहले आपको पूछेंगे 10th स्टैंडर्ड मतलब एसएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एसएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या पूछेगा, सबसे पहली चीज दैट इज 10th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ईयर, मतलब आपने कौन से साल में 10th स्टैंडर्ड दी थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करनी है दैट इज आपने एक तो अपीयर कौन से इसमें करें और आपने दूसरा कहाँ पे दी थी। महाराष्ट्र में दिया हुआ है, कहीं और दिया हुआ है। महाराष्ट्र में अगर दिया हुआ है तो कौन से दिया तालुका में दिया हुआ है, मतलब आपका जो स्कूल था वो कौन से तालुका में था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। आपके स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है 10th के स्कूल का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ SSC/10th इक्विवेलेंट, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स की 10th स्टैंडर्ड में किसी ने उर्दू सीखा रहेगा, किसी ने अरेबिक सीखा रहेगा, किसी ने दैट इज पर्शियन सीखा रहेगा, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। बट अदरवाइज 99.99% कैंडिडेट्स को यहाँ पे नन ही क्लिक करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का 10th तक ऐसा ये तीनों लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज यूजुअली होती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एचएससी क्वालिफिकेशन के ऊपर, मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन। 12th स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले तो आपको दैट इज मार्कशीट के ऊपर 12th की जो मार्कशीट आपकी आई हुई होती है उस पर आपका क्या नाम लिखा हुआ, ठीक है, वो आपको मेंशन कर देना। उसी ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है राज संदीप भोसले, या फिर मेरे मार्कशीट के ऊपर लिखा है भोसले राज संदीप। महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि पहले शॉर्ट नेम लिया जाता है, तो भोसले राज संदीप लिखा हुआ है तो वैसे ही मैं भोसले राज संदीप वहाँ पे लिखूंगा। नेक्स्ट आता है HSC/12 कौन से साल में आपने पास किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर हो तो आपने 2024 में पास किया होगा, सिंपल, ठीक है। ड्रॉपर हो सकता है आपने 2023 में पास किया हो, 2022 में, 2021 में, 2020 में, जिस भी साल आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया पास किया उसका आपको ईयर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दैट इज 12th एग्जामिनेशन जो है दैट इज आप पास किए नहीं किए वो वहाँ पे लिख देना है ना। उसके बाद आपको आपका रोल नंबर जो होता है वो आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है, राइट, वो आपको मेंशन कर देना वहाँ पे, है ना। रोल नंबर बोलो, सीट नंबर बोलो, वॉट एवर इट कैन बी। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कि आपका 12th का जो स्कूल था वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल, ठीक है। स्टेट मतलब आपने महाराष्ट्र से 12th पास करी हुई है या फिर बाहर से 12th पास करी हुई है। एक्सेप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ 4.7 एंड 4.8, ठीक है। वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के कैंडिडेट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय के कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको एक्सेप्शन होता है कि वो 10th या फिर 12th या फिर दोनों ही वो बाहर के स्टेट से कर सकते हैं हैविंग महाराष्ट्र डोमिसाइल, ठीक है। बट अदरवाइज आपका जो 12th का स्कूलिंग है और 10th का स्कूलिंग है दोनों महाराष्ट्र से होने चाहिए। तालुका मतलब अगेन 12th स्टैंडर्ड का स्कूल जो है आपका कौन से तालुके में था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको पूछता है यहाँ पे दैट इज कि आपने कौन से
मंथ में 12 स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके मार्क्स एंटर करने हैं, 12th की मार्कशीट साथ में लेकर बैठो। अगेन मैं वापस बोलूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स यहाँ पे एंटर करने। अपने आप पीसीबी का टोटल और पीसीबी का टोटल जो है वो अपने आप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीसीबी का परसेंटेज और पीसीबी का परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट आके यहाँ पे हो जाएगा, है ना। आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये और ये चार फील्ड जो है ना वो आप भर दो, अपने आप कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशंस आपने भर दी, अब आता है पैरेलल रिजर्वेशन। पैरेलल रिजर्वेशन के ऊपर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जिसमें मैंने 4.7 और 4.8 यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। 4.7 और 4.8 जो एक्सेप्शन है ना, उससे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बस ये है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के कैंडिडेट है 4.8 के अंदर, 4.7 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो बच्चे हैं ना, उनको बस एक एग्जाम्पशन मिल जाता है कि आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से नहीं किया तो भी चलता है, अदरवाइज उनको कोई अदर बेनिफिट नहीं है, ना कोई फी कंसेशन है, ना कुछ नथिंग है। और आप अगर नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपको तो नन ही यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो 99.99% लोगों को यहाँ पे अगेन नन पे ही क्लिक करना है। स्पेसिफाइड रिजर्वेशन मतलब अगेन आप अगर डिफेंस 1 से बिलोंग करते हो, डिफेंस 2, डिफेंस 3 से बिलोंग करते हो, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड रिजर्वेशन में। हिल एरिया आपके पास सर्टिफिकेट है तो हिल एरिया पे क्लिक कर सकते हो, और 99.99% जो लोग हैं उनका नन ही यहाँ पे होने वाला है, तो आपको नन ही यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। डिफेंस 1 क्या होता है, डिफेंस 2 क्या होता है, डिफेंस 3 क्या होता है, वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस 1 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफेंस 2 के लिए, डिफेंस 3 के लिए, सारा मैंने एक डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में बना के रखा हुआ है, आप वो पर्टिकुलर वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल रिजर्वेशन। पैरेलल रिजर्वेशन के बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज कोर्स फॉर्म। अब यहाँ पे एक आपको तीन चीजें दिख रही है, एमबीबीएस बीडीएस दैट इज ग्रुप ए, आयुष दैट इज ग्रुप बी, और एलाइड कोर्सेज। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं लास्ट के 2-3 वीडियो से बताते आ रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन अभी ही करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है, ठीक है, इसके लिए आपको नीट में एलिजिबल होना पड़ता है। एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, 164 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 129 मार्क्स या 128 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो आपको पता है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ना, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए होती है। जहाँ तक ग्रुप सी की बात आती है, तो ग्रुप सी में आपको नीट के एलिजिबल नहीं हो तब भी चलेगा, ठीक है। ग्रुप सी में दैट इज फिजियोथेरेपी आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, वो सब चीज़ें आती है, ठीक है। दैट इज ग्रुप सी के अंदर, एलाइड कोर्सेज के अंदर, तो उसके लिए आपको नीट एलिजिबल होना कंपलसरी नहीं है। जहाँ तक पहले 2 ग्रुप्स की बात है, उसके लिए आपको नीट एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको जरूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, तीनों के तीनों यहाँ पे टिक कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपका ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को तो पता है मेरे को एमबीबीएस की सीट ही मिलने वाली है, मेरे को बीडीएस की ही सीट मिलने वाली है, तो उस केस में आप सिर्फ 1 को भी टिक करके रख सकते हो, ठीक है। आयुष और एलाइड कोर्सेस, आपको ऐसा है कि अगर एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिला तो मैं आयुष कर लूंगा, तो इन दैट केस आप ये दोनों को टिक कर सकते हो। आपका ऐसा है कि मेरे को ये या फिर मतलब अगर लास्ट ऑप्शन मेरे पास दैट इज एलाइड कोर्सेस का, तो मैं वो भी टिक कर सकता हूँ, इवन दैट इज फाइन, ठीक है। तीनों भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस जो है वो आपको एक ही लगनी है, ठीक है। फीस आपको एक ही लगनी है। फीस के बारे में बात करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली है, आपके पास मेनली 3 ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन को ज़्यादा करके देखने की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ एलाइड कोर्सेज को अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूशनल कोटा, वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है ना वो आपके सामने से हटा देता हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन कुछ काम करनी है। सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ओनली स्टेट कोटा। अब ये जो ओनली स्टेट कोटा है ना, इसकी जो फीस है वो है 1000 रुपये, ठीक है। ये कोई रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल वाला सीन नहीं है, ये पैसे एक बार दे दिए आपने मिलने नहीं वाले, सारी कैटेगरीज को 1000 रुपये भरने पड़ते हैं। अब ये जो स्टेट कोटा वाला पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ 99.999% लोगों को ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, 1000 रुपये वाला। इस 1000 रुपये में आप एमबीबीएस बीडीएस आयुष एलाइड किसी का भी काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो फिर आपको ये ही क्लिक करना है। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी चाहिए तभी भी आपको ये ही क्लिक करना है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, वो आपको पता है। मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, एनआरआई कोटा, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोटा में कोई आईक्यू कोटा यहाँ पे नहीं है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। बट जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें आईक्यू कोटा / मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप आईक्यू कोटा से, मैनेजमेंट कोटा से 3 गुना ज़्यादा फीस देकर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। काउंसलिंग का पोर्टल भी यही रहेगा, चॉइस फिलिंग भी आपकी वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। बट आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नॉर्मल फीस से ज़्यादा फीस देके कम मार्क्स पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आप जो है यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको 5000 वाला ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ।
5,000 वाला ऑप्शन वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ओनली जिनको आईक्यू कोटा में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको ऐसा है, आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, और आपको पता है आपके मार्क्स बहुत कम है और मेरे को सिर्फ और सिर्फ ना 3 गुना पैसे देकर मेरे को प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा लेना है। इन दैट केस ओनली आप ओनली इंस्टीट्यूट कोटा, दैट इज ओनली इंस्टीट्यूशनल कोटा, 5,000 रुपये फिल करोगे। 99.999% कैंडिडेट्स उनको ये वाला ऑप्शन प्लीज सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो नॉर्मल फीस वाली सीट होती है, स्टेट कोटा वाली जो सीट होती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आप 5,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर आप मान के चलो आप 6,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो 6,000 वाले में आप दोनों स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल हो, मतलब स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ध्यान में रखना आप स्टेट कोटा की सीट के लिए भी एलिजिबल हो जो कि नॉर्मल फीस वाली होती है, और आप इंस्टीट्यूशनल कोटा वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो बेसिकली मेरा कहना ये है, ठीक है, 99.999% कैंडिडेट्स जिनको एडमिशन लेना है नॉर्मल फीस पे, जिनको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं लेना है किसी भी कोर्स में, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या फिर एलाइड कोर्स में, उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये पे करना है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कोटा का सीट मिला तो ठीक, अदरवाइज तो मैं मैनेजमेंट की सीट भी ले सकता हूँ 3 गुना 5 गुना पैसा देकर। इन दैट केस ओनली आपको 6,000 रुपये भरने हैं, ठीक है, 6,000 रुपये उसी केस में आपको भरने हैं, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये भरने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो सभी को लगने वाले हैं। ये जो पहले के 7 डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ठीक है, ये सभी को लगने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा, ये तो मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा है, स्टिल बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे मांगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कुछ लोगों को ये डाउट है, सर मेरे पास ना एज, नेशनैलिटी, डोमिसाइल ऐसा तीनों मिला के एक ही सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल ऐसा एक सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास एज एंड डोमिसाइल ऐसा एक सर्टिफिकेट है, बिकॉज महाराष्ट्र में ऐसे क्लब करके भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो इन दैट केस मैं क्या करूँ, अपलोड, वहाँ पर डोमिसाइल लिखा हुआ है, ठीक है, एज नेशनलिटी डोमिसाइल लिखा हुआ है, या फिर डोमिसाइल नेशनलिटी लिखा हुआ है, या फिर एज एंड डोमिसाइल लिखा हुआ है, अपलोड कर दो, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट, मतलब आपकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी मार्कशीट, जिसमें एसएससी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जानने के लिए वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मैं ऑलरेडी 100 बार बता चुका हूँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो आप मेरा जो चैनल है राज भोसले, ठीक है, राज भोसले वाईटी टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आप जाओ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट डाल के रखा हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको नीट यूजी 2024 का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नीट यूजी 2024 की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। कौन सी वाली मार्कशीट, लेटेस्ट वाली मार्कशीट, ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट, अब देखो अगेन वही बात आ गई, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास है वो वहाँ पे ये अपलोड कर दो। आप डोमिसाइल में भी वो अपलोड करोगे, नेशनलिटी में भी अपलोड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, ठीक है। या फिर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आप आपका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे भी इंडियन लिखा हो, ठीक है, वो आपको चाहिए सर्टिफिकेट। इट कैन बी योर पासपोर्ट, इट कैन बी अलग से नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आता है वो भी हो सकता है, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, या फिर 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है इंडियन करके, तो वो भी चल जाता है। अब मान के चलो आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो स्टेट फॉर्मेट में है वो आपको लगेगा, ठीक है। अब मान के चलो आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, तो आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाएंगी। एक तो एफिडेविट पूछा जाएगा स्टेटिंग कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, वो आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जाके बनवा के लेके आना। दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, बेसिकली आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहीं पे भी वहाँ पे लिखा हो, ठीक है, कि ये जो बच्चा है, ठीक है, इसका रिलीजन में यहाँ पे इस्लाम लिखा हुआ है या फिर मुस्लिम लिखा हुआ, तो वो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आता है दैट इज जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं अलग अलग,
तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ओबीसी को, एनटी को, मतलब एनटी में बी है, सी है, डी है, वीजे है, ठीक है, एससीबीसी को बिलोंग करते हो, अगर आप एसबीसी को बिलोंग करते हो, एससी को बिलोंग करते हो, एसटी को बिलोंग करते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने बोला जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, ऐसा नहीं कि हर साल बना रहे हो अलग से। फिर उसके बाद आएगा कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत किसको है? सभी को कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत होती है। बट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो होता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनवाना है, जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर ओबीसी, एनटी, बीजे, एससीबीसी और एसबीसी। एससी और एसटी को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच में बात हुई थी कि शायद एप्लीकेबल होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर आप एससी या फिर एसटी के बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मान के चलो आप एससीबीसी को बिलोंग करते हो एंड आपके पास अभी तक कास्ट वैलिडिटी नहीं आया हुआ है, तो आपको 6 महीने की मोहलत दी गई है, जिसमें कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो आपका कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी के पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास फी स्लिप है, रिसीप्ट है ओरिजिनल, तो आप उसको फिलहाल के लिए अपलोड कर दो। ठीक है, और ट्राई करना कि जब आप अपने एडमिशन को जाओगे तो वहाँ पे उनको बोल देना कि देखो मैंने फीस तो अपलोड कर दिया, अगर आप मतलब रिसिप्ट तो अपलोड कर दिया और रिसिप्ट भी साथ में लेके जाना। बट अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं रिसिप्ट नहीं चलेगी, फीस स्लिप नहीं चलेगी, मेरे को ओरिजिनल वैलिडिटी ही चाहिए, तो दैट सोच सकता है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। बट फीस स्लिप या फिर रिसीप्ट से यूजुअली काम चल जाता है इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी। कास्ट सर्टिफिकेट को कोई फी रिसिप्ट या आई मीन स्लिप या कुछ नहीं चलता है। वैलिडिटी को हो सकता है एक टाइम पे एक्सक्यूज भी दिया जाए, बट बाकी किसी को एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ ईबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, या फिर जो गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 100% जो फी वेवर है ना, 100% फी वेवर फॉर गर्ल्स, इनको क्या अलग से करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर तो आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, या फिर आप एससीबीसी को बिलोंग करते हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो, है ना, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इनको बिलोंग करते हो तो आपको आपका प्रोसीजर जो है वो आपके कैटेगरी के अनुसार ही करना है। जब फीस पे करने जाओगे तब उसमें से ट्यूशन फीस माइनस करके वो दे देना। ठीक है, अगर आप मान के चलो आप ईबीसी को बिलोंग करते हो तो ईबीसी का जो प्रोसीजर है वो जनरल कैटेगरी का ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जनरल कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं पूछेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, बट जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तब आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप लास्ट 1 साल का भी बना सकते हो, लास्ट 3 ईयर्स का भी बना सकते हो, कोई भी चलता है। ठीक है, बट आपका जो प्रोसीजर है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही फॉलो होने वाला होगा। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। सो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन डेमो। आई होप उसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट्स नहीं रहेंगे विद रिगार्ड्स टू महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। इसके अलावा को अलग से क्या वीडियो चाहिए होगी वो आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि आप टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा ज्वाइन कर लीजिए, राज भोसले YT। यहाँ पे मैं सारे के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, बिकॉज वीडियो बनाने के लिए तो थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। बट टेलीग्राम पे जो अपडेट्स वगैरह रहेंगी वो फट से फट आपको मिलती जाएंगी, और किसी भी काउंसलर वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई इंश्योर दैट। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया ना, अगर थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो नीचे एक अच्छा सा कुछ तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।